दोस्तों। तो हम आज की हमारे इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली जो 2 क्लासेस हुई थी हमारी, मैंने उसमें आपको टेंसेस बताए थे। टेंसेस के जो 12 टाइप्स हैं वो आपको मैंने दिखाए थे कि प्रेजेंट के किस तरीके से 4 सब टाइप्स है, पास्ट के किस तरीके से 4 सब टाइप्स है और फ्यूचर के किस तरीके से 4 सब टाइप्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे, हम उस स्ट्रक्चर को कैसे फ्रेम करना है। देन उसके बाद हमने ये चीज़ देखी थी कि हम कैसे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये 12 टेंसेस में से कौन सा टेंसेस। समझ रहे हैं आप बात। अब ये तो आइडेंटिफाई करने का तरीका, ये आइडेंटिफाई करना आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपकी एग्जाम में एरर निकालना आता है। और एरर आप कैसे निकाल पाएंगे, जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको वो बताया था। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना लगभग आ गया है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने घर पर प्रैक्टिस की होगी और थोड़ा जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था चीज़ों को, आपने थोड़ा उसको रिविजन किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। टेंसेस से जुड़े हुए कुछ रूल्स हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। उन रूल्स को हम थोड़ा स्टडी करेंगे ताकि हम हमारे जो एग्जाम में टेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट कर पाए, वो भी फुल एक्यूरेसी से। देखते हैं। पहला रूल है, प्रेजेंट टेंस के साथ बने सभी टेंस प्रेजेंट में ही होंगे। ये जो रूल है ना सिर्फ प्रेजेंट में ही इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये जो रूल्स है पास में भी होगा। मतलब अगर कोई एक सेंटेंस लिखा है, मतलब बहुत सारे एक पूरा सेंटेंस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें 2-3 सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सेंटेंस बात प्रेजेंट में करते करते एकदम से पास्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप हो सकता है यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है ना, तो लगभग पास्ट में ही बातें घूमेगी। ऐसा नहीं पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, फिर एकदम से प्रेजेंट में नहीं जाएगा। जो प्रेजेंट के जैसे चारों टाइप्स है, जैसे प्रेजेंट का सिंपल है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इन्हीं के आसपास घूमेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। नेक्स्ट उसी के बाद सेंटेंस कंटिन्यू है, ही वॉक्स अलोंग द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट के किनारे किनारे चलता है। ओके, आफ्टर इट लंच ही कम बैक टू होम, उसने खाना खा लिया, उसके बाद वो घर वापस आ गया। तो क्या इस सेंटेंस में एरर है? बताइए मुझे जरा, इज दिस सेंटेंस राइट और नॉट? देखिए, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से है। मतलब देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बात प्रेजेंट की हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो यहाँ पे भी अगेन बात प्रेजेंट की हो रही है। और यहाँ पे हमारी वर्ब है ये एट रिटन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये सेकेंड फॉर्म है ना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो सिंपल पास्ट में आती है, तो एकदम से आप पास्ट में नहीं जाते। आफ्टर ईटिंग लंच, ठीक है, खाना खाने के बाद उसमें वो ना होम में कम बैक कर जाता है। आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? ये रूल्स का यही है बस आपको। और हम ये देखना है कि प्रेजेंट कौन कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब्स है जो हमको ये बताएंगी कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का जो इंडिकेशन हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर है। मतलब अगर इज एम आर है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है, इट मींस वो प्रेजेंट का सिंपल है। ठीक है, और हैज या हैव कब लगता है? जब प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। ठीक है, ये हमने चीजें देख ली थी। नेक्स्ट रूल देखते हैं जरा। देखिए, हमारा एक रूल ये है, सेल्डम। देखिए, कुछ सर्टेन सेट ऑफ वर्ड्स है, seldom, never, occasionally, frequently, often, usually, generally, hardly, scarcely, barely, every day, night, week, month, every day, always। ये अगर शब्द आपको किसी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। मतलब ये रूल है। मतलब आपने जैसे भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन देखा और वो क्वेश्चन देखते समय आपको इनमें से कोई सा भी एक शब्द दिख गया, इट मींस आपको जो सेंटेंस है वो ये देखना है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है या नहीं। प्रेजेंट सिंपल का हमारे पास क्या किस तरीके से चीजें होती, देखिए जैसे इंडिकेशन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होनी चाहिए या डू या डज होना चाहिए। मैंने कल की डू या डज बताया था ना कि डू या जो डज होता है वो प्रेजेंट को नेगेटिव बनाने के लिए यूज की जाते हैं। नॉट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। प्रेजेंट के सिंपल में तो हम डू या डज का यूज करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी इसे डू या डज को आगे लेकर जाते हैं। बस यही डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का हमको इंडिकेशन
देती है। मैम आपने यहाँ पे इज एम आर क्यों नहीं लिखा? आपने पिछला सेंटेंस पिछले रूल में बताया था कि इज एम आर में प्रेजेंट का इंडिकेशन देता है। बच्चों वो प्रेजेंट का इंडिकेशन देता है, पर ये सिंपल प्रेजेंट का इंडिकेशन देता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट के सिंपल का इंडिकेशन वो देता है, वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का देता है। प्रेजेंट का है पर प्रेजेंट का वो कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है। आ रही है बच्चों बात समझ में? मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ। एक सेंटेंस और लिखती हूँ। और देखते हैं थोड़ी चीजें। देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं मैंने आपको, थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए, क्या आप इसमें एरर निकाल सकते हैं? आप देख लीजिए एक बार। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को पॉज करके देखा होगा। देखिए, रीता इज फेमस इन हर ऑफिस, यहाँ से आपको सिर्फ पता चला। देखिए यहाँ पर इज लिखा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी होना भी जरूरी है। यहाँ पे वर्ब में आईएनजी नहीं है, नॉर्मल बात हो रही है प्रेजेंट में, ठीक है। उसके ऑफिस में फेमस है, क्यों? क्योंकि वो कभी भी लेट नहीं होती। आपको देखिए पहली बात तो ये है कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए जो उसके जब आप ग्रामर बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन आता है या नहीं। जरूरी ये है कि आपको रूल्स आते हैं या नहीं। अगर आपकी पकड़ रोल पे अच्छी है तो डजेंट मैटर आपको वर्ड्स का मीनिंग आ रहे हैं नहीं, या फिर ट्रांसलेशन आ रहा है या नहीं, आपको रूल पता होना चाहिए। देखिए हमने ये पढ़ा है कि मैम ये अगर शब्द किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। मुझे इनमें से कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है? क्या? ऑफ कोर्स मुझे ये नेवर दिखाई दे रहा है। ये देखिए नेवर बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नेवर है, नेवर अगर ये शब्द दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पे हमारा मेरा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अब इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? सिंपल प्रेजेंट में बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब को पकड़ना है। सिंपल प्रेजेंट के टेंस में कभी भी चेंजेस करने हैं तो आपको वर्ब को ही पकड़ना पड़ेगा। तो वर्ब यहाँ पे ये रही, कमिंग। कम होता है ना, कम का मतलब आना, ना मतलब वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेवर कम्स, क्योंकि प्रेजेंट बनाने के लिए आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से एक लगाना पड़ता है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कब लगती है? जब हमारा ये जो है ये सिंगुलर होता है सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, मतलब वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द रिच आर ओकेजनली हेल्पिंग द पुअर। बस आपको मतलब नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको हटाना है वर्ब को। ये देखिए यहाँ पे वर्ब में आईएनजी है, आपको ये यूज नहीं करना है, यहाँ पे आएगा आपको हेल्प्स, ठीक है। अब ये वर्ब में आईएनजी हटाया तो कहीं ना कहीं ई से मार भी होगा। देखिए ये आर है तो ये भी हट जाएगा। समझ में आ रही चीजें? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग भले समझ में ना आए, आपको सेल्डम शब्द दिख गया,
इसको हट, ये अगर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्डम, सेल्डम है तो मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, तो ये हैज टोल्ड हट जाएगा, नेवर टेल्स। ठीक है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और ये आएगा, ही सेल्डम टेल्स दैट। उम्मीद करती हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी ये जो शब्द है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये लगभग लगभग आपको प्रेजेंट का, देखिए सेल्डम का मतलब होता है शायद, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। थोड़ा इसको नीचे करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ओकेशनली का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। यूजुअली का मतलब भी होता है अक्सर। ठीक है, जनरली का मतलब होता है हमेशा या अक्सर बोल सकते हैं आप, अक्सर ही लिखिए इसका मतलब भी। ये लगभग लगभग सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से मतलब मैं समझ नहीं आया कैसा क्या, मतलब ऐसा बोलो कि जैसे मैं मुश्किल से अंदर आई ही कि टेलीफोन की रिंग जो है बज गई। मैंने खाना खाना स्टार्ट ही किया था, मुश्किल से मैंने खाना खाया ही था, एक निवाला लिया ही था कि कोई मेहमान आ गया। समझ रहे हो, मतलब कोई काम हम मुश्किल से स्टार्ट ही करते हैं, उसके लिए कंजक्शन के तौर पर यूज होता है। ये हार्डली, स्केर्सली, बैरली, इन तीनों का मतलब मुश्किल से होता है। ठीक है, एवरीडे का मतलब हर दिन, हर रात, हर हफ्ते। ठीक है, ये एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे, ये 2 बार रिपीट हो गया है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, तो इन वर्ड्स के मैंने मीनिंग आपको लिखवा दिए हैं। आप थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ तो आपको थोड़ा प्रॉपर दिखाई देगा। समझ आ रहा है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट रूल है, हमारा नेक्स्ट रूल ये बोलता है अगर पास्ट में 2 एक्शन हुए हैं तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला एक्शन एक्शन सिंपल पास्ट में बनेगा। मतलब देखिए, मतलब सेंटेंस में ये बोला है, ऐसा नहीं होता है एक बार कि आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा हुआ हो, सेंटेंस के कॉम्बिनेशंस भी आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर प्रेजेंट के टेंस है तो मतलब आसपास के सभी जो सेंटेंस होंगे उसमें प्रेजेंट ही कहीं ना कहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से पास्ट में चला जाएगा। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो पास्ट की ही बात कर रहे हैं, जैसे 2 सेंटेंस पास्ट के आ गए, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, डॉक्टर आया ये भी पास्ट की बात है, पेशेंट मरा ये भी पास्ट की बात है। पर जब 2 एक्शन जो है हमारे पास्ट में हुए हैं तो जो पहला एक्शन हुआ होगा वो हमें हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एच फैमिली, एच फैमिली में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और अगर पास्ट है तो मतलब हेड आएगा, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट में। तो जो पहला एक्शन हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो उसके बाद में आया होगा वो बनेगा सिंपल पास्ट में। जैसे कि डॉक्टर पहले आया या पेशेंट पहले मरा, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, मतलब पेशेंट पहले मर गया। तो पेशेंट मरने वाली जो सेंटेंस को हम जब लिखेंगे तो उसमें हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो डॉक्टर है उसके आते समय उसके जो सेंटेंस लिखेंगे उसके लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, सिंपल पास्ट का इंडिकेशन देने के लिए यहाँ पे डिड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे डू या डस का बताया था वैसे डिड का भी बताया था कि जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं सिंपल पास्ट में तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। और ये पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, देखिए जरा।
देखते हैं। हमने ये देखा कि दो अगर सेंटेंस जो है पास्ट की बात कर रहे होंगे तो पहला जो चीज हुई होगी, जो पहला एक्शन हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर हैड कम। पेशेंट के डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो जो पहले हुआ, पेशेंट पहले मरा, तो पेशेंट वाले जो सेंटेंस होगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखते हैं, यहाँ पे हेड लिखा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, मतलब ये राइट है, ये निर्दोष है, इसमें कोई गलती नहीं है। और डॉक्टर आया होगा तो डॉक्टर बाद में आया है तो डॉक्टर वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगा, तो यहाँ पे हेड नहीं आएगा। कम, कैम, कम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इस थर्ड फॉर्म को भी हटा के हमको कम कैम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट करते हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले जो ट्रेन है वो रवाना हो चुकी थी। तो देखते हैं, यहाँ पे ट्रेन पहले चली गई थी, मतलब जो ट्रेन वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती। यस, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये राइट है। और हम स्टेशन पहुंचे, ये भी राइट है। अगर यहाँ पे हैड लिखा होता तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाद वाली चीज तो सिंपल पास्ट में बनेगी, तो ये राइट है। आ रहा है ना समझ में? बाय द टाइम I come in class, the lecture was already started. मैं क्लास में पहुंचता तो इससे पहले कि जो लेक्चर था वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेक्चर सबसे पहले स्टार्ट हो गया था, तो लेक्चर वाला है तो ये वाला ये गलत रहेगा। यहाँ बनेगा लेक्चर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ऐसा बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और आई कम, कैम, कम, यहाँ पे आएगा आई कैम इन क्लास। यहाँ पे मैंने ये क्यों हटाया, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो चीज बाद में हुई है वो अपनी सेकंड फॉर्म में बनेगी और जो चीज सबसे पहले हुई है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगी। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट चल रहा है तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए या फिर वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ, रेगुलर एक्शन हैबिट्स हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक, देखते हैं जरा। मैंने ये बोला है कि यूनिवर्सल ट्रुथ। मैम यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है तो बता देते हैं हम आपको। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। मैम ये मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया। देखिए, ऐसे सत्य, ऐसे फैक्ट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब ऐसी चीज, जो ऐसी बातें जो दुनिया में सभी को पता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर वो गर्म करने पर वो उबलने लगेगा। जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है। मतलब ऐसी चीजें जो सभी को पता होती हैं, जो
कल परसों नरसों या फिर पास में कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसी चीजें हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेंगी। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, डू या डस, मैंने पहले वाले रूल में भी बताया था। देखिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। द टीचर सेड दैट, देखिए टीचर सेड है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हमने ये पढ़ा है कि कोई सेंटेंस है तो वो लगभग लगभग अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आसपास पास्ट ही घूमेगा। द सन हैड रोजन इन द ईस्ट, मतलब क्या ये राइट है? ऑफ कोर्स राइट होगा, क्योंकि मैम आप ही ने पढ़ाया है कि पास्ट अगर है सेंटेंस के आसपास के जो सेंटेंसेस रहेंगे वो पास्ट में घूमेंगे नहीं। अगर ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भले ही वो बात पास्ट में क्यों ना बोली गई हो वो बनेगी सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द सन हैड रोजन की जगह हो जाएगा द सन राइजेस। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे रूल्स को चेंज करना पड़ेगा। हमने इसके साथ क्या रूल पढ़ा था वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग एवरीथिंग, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सारी चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सभी को पता है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अट्रैक्ट्स, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे एंड मॉर्निंग, मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूँ, तो ये मेरी एक हैबिट है। और जैसे कि मैंने आपको पहले रूल में बताया था कि एवरी डे एवरी नाइट ऐसे शब्द होने पर जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो यहाँ पे आई एम गोइंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई गोस। आई गोस आएगा या गो आएगा ये बताइए सबसे पहले तो। देखिए मैं बताती हूँ गोस कब आएगा और गो कब आएगा। मैंने आपको बताया है कि हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या? आई सिंगुलर है मैम, पर इसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है। आई हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। हम बोलते हैं ना आई डू, मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था। तो गो आएगा प्लूरल के लिए और ये आएगा सिंगुलर के लिए। तो आई को प्लूरल कंसिडर करेंगे तो उसके हिसाब से गो बैठेगा यहाँ पे। तो गो राइट है। आ रहा है समझ में? उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। ये रूल को भी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ी जरा रूल को, देखते हैं। Tonight, nowadays, these days, currently, now से संबंधित वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, देखते पढ़ते जरा इनको कि क्या हो गया है। ठीक है पढ़ते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन नाउअडेज। हमने ये रूल पढ़ा कि ऊपर दिखे हुए अगर हमको शब्द अगर हमारे सेंटेंस में दिख जाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनना चाहिए। ये मुझे दिखा, ऊपर से दिखा, कोई शब्द दिख रहा है कि आपको? हाँ मुझे तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है नाउअडेज। ये देखिए नाउअडेज यहाँ पे दिया हुआ है।
अगर ये शब्द मुझे दिख गया है यहाँ पर तो मेरा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। ये आपको दिख रहा है क्या वर्ब के पास में? ये देखिए इज एम आर वर्ब में आईएनजी दिख रहा है, मतलब ये सेंटेंस करेक्ट आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, शी गोज टू CAC24 अकेडमी दीज डेज। दीज डेज ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज डेज लिखा हुआ है, इसके हिसाब से हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा शी इज गोइंग टू CAC24 अकेडमी दीज डेज। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट नाउ। नाउ दिख गया यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राम इज कंप्लीटिंग। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जिस तरीके से मैं एग्जाम्पल लिखा रही हूँ, एग्जाम्पल से आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ रही होगी हमारे रूल्स में, क्योंकि रूल्स तो सिर्फ एक साथ पढ़ने के होते हैं और उनको याद करना होता है, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनको कैसे हमको सेंटेंस में अप्लाई करना है वो करना भी सीखना जरूरी होता है। इसलिए मैं कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस में लिखा है सिंस फॉर से संबंधित वाक्यों में हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होना जरूरी है। मतलब ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस फॉर लगते ही है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस में लिखा है आई एम लिविंग हियर सिंस 1947, 1947 से यहाँ रह रही हूँ। कोई बात नहीं, चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। गलत। क्यों बोले थे? अरे मेरे शूरवीरों, ये देखो जरा कि यहाँ पे लिखा है सिंस और सिंस और फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लगता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो ये जो सिंस है ना, इसकी वजह से यहाँ पे आई एम लिविंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई हैव बीन लिविंग। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर खान इज टीचिंग हियर फॉर 10 years। जो मिस्टर खान है वो 10 साल से यहाँ पढ़ा रहे, कोई समस्या नहीं, पर यहाँ पे फॉर लगा है। ग्रामेटिकली इसका अगर आप ट्रांसलेशन निकालने जाओगे तो ये करेक्ट आएगा, तो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। यहाँ पे फॉर आने की वजह से यहाँ पे ये इसकी जगह आएगा मिस्टर खान हैज बीन टीचिंग हियर फॉर 10 years। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड के आसपास आने वाली वर्ब सेम फॉर्म में रहेंगे। मैम समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों।
देखिए ये वर्ब के साथ साथ नाउन के लिए भी एप्लीकेबल है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा कि एंड कंजक्शन से अगर जुड़े हुए वर्ब दी हुई है तो वो सेम फॉर्म में रहेंगी। व्हेन आई मेट हर शी वॉज सिंगिंग एंड हैज डांसिंग, ये सेंटेंस राइट है या गलत, रॉन्ग है, बताइए जरा। हमने ये पढ़ा कि एंड के आसपास सेम फॉर्म होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे नहीं है वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए, मतलब ऐसा लिखा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर इस तरफ है तो इस तरफ भी होनी चाहिए, अगर वर्ब में आईएनजी इस तरफ है तो वर्ब में आईएनजी उस तरफ भी होना चाहिए, अगर इधर वर्ब फ्यूचर में तो उधर भी फ्यूचर में होनी चाहिए। अब यहाँ पे एंड कंजक्शन कहाँ दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, और ये एंड कंडीशन के पास यहाँ पे एक वर्ब है जो कि वर्ब में आईएनजी है, तो यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, हैज डांसिंग नहीं, एंड डांसिंग। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं। डेकोरेटिंग न्यू कार्ड्स एंड कार्ड्स प्ले एज माई फेवरेट एक्टिविटीज। कार्ड्स को डेकोरेट करना, ठीक है, कार्ड्स को डेकोरेट करना वर्ब में आईएनजी है, एंड इसके बाद में कार्ड प्लेइंग, प्लेइंग एंड से दो वर्ब्स जुड़ी हुई है ना। इसको यहाँ पे भले ही आप सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करो, क्योंकि देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट है, पर आप इतना ध्यान में रखो कि एंड से जुड़े हैं तो दोनों जो चीजें हैं इसमें पैरेललिज्म का रोल फॉलो होगा और दोनों क्या है अपनी सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होंगी। अगर वर्ब में आईएनजी है वर्ब में आईएनजी होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, एडवर्ब अगर जैसा इधर भी वैसा ही होगा, बस इतना ध्यान में रखना है। बाकी ज्यादा डेप में नहीं जाना है, बाकी हम चीजें जब इंग्लिश में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीजों में थोड़ी और क्लैरिटी आती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये रूल तो पता ही है कि हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हैज हैव हैड के साथ एच फैमिली के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे एच फैमिली का एक मेंबर मुझे दिख गया है, क्या है, हैव लिखा हुआ है, और ये हैव की वजह से यहाँ पे रीचिंग नहीं आएगा, रिच्ड आएगा। क्योंकि यहाँ पे एच फैमिली का मेंबर है, यहाँ पे भी एच फैमिली का मेंबर हैड है, तो उसकी जगह यहाँ पे कंप्लीटिंग की जगह यहाँ पे आएगा कंप्लीटेड। आ रही है थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी, मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। अगर आप मेरे वीडियोस को अगर रेगुलरली देख रहे हैं और पूरे फोकस के साथ, तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम से संबंधित वाक्य पास्ट एंड डेफिनेट में बनेंगे। मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको अगर ये फ्रेजेस की तरह दिख रहे हैं, आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट एंड डेफिनेट में बनेगा। मैम पहले तो ये बताइए इनकी मीनिंग क्या होती है। मतलब इसको ये बोल सकते हैं कि ये उपयुक्त तो टाइम है, ये बहुत अच्छा समय है, ये बिल्कुल सही समय है। यहाँ पे जो अपॉर्चुन है इसका मतलब होता है उपयुक्त, उपयुक्त समय। देखिए मैं सेंटेंस लिखती हूँ।
देखिए सेंटेंसेस लिखे इट इज हाई टाइम, बस दिख गया हमको कि इट इज हाई टाइम लिखा है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिखा है, इट इज अबाउट टाइम लिखा है, तो हमको हमारे सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनाना है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड। देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमको वर्ब ढूंढना है। वर्ब 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 गो मिल गया यहाँ पे, और ये गो थोड़ा छुट्टी की वजह से आई हुई है, तो यहाँ पे आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म वी वेंट कोचिंग क्लासेस, ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम मिल गया, हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वी हैव नहीं आएगा, कंप्लीटेड, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक, इट इज अबाउट टाइम वी कंप्लीटेड दिस। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे रूल में। हमारे रूल में लिखा है अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, अदर डे से जुड़े शब्द पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। जैसे कि मतलब अगर आपको सेंटेंस में ये शब्द अगर दिख जा रहे हैं, जैसे अगो दिख गया, यस्टरडे दिख गया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, जो भी है, ये कहीं ना कहीं पास्ट का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पे बनेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड। आई वॉज रीचिंग द स्टेशन यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे, हमको यस्टरडे शब्द दिख गया, पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, तो वर्ब को पकड़ते हैं, ये रही हमारी वर्ब, और यहाँ पर वर्ब जो है ये गलत है, यहाँ पे आई वेंट या आई वेंट नहीं, सॉरी, आई रीच्ड, ये हमारी वर्ब ये है ना, इसको पकड़ के हम इसको इसकी फॉर्म को चेंज करेंगे। आई रीच द स्टेशन यस्टरडे मॉर्निंग। आगे बढ़ते, आई हैड, सॉरी, दे हैड, दे हैड कम अवर होम लास्ट वीक। लास्ट दिख गया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मॉर्निंग, जो भी है लास्ट से जुड़ा है, तो हमारा क्या बनना चाहिए, पास्ट में बनना चाहिए, वो भी सिंपल पास्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दे हैड नहीं आएगा, कम की जगह कम क्या आएगा। हो चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं। ये तो समझा ही था मैंने कि डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, मैंने कल ही समझाया था। क्योंकि देखिए हमारा जो आई वेंट टेम्पल, देखिए यहाँ पे जो ये हमारी वर्ब है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम ये इसको ये लिखेंगे ना, आई डिड नॉट, डिड मतलब नॉट लगाएंगे, नॉट के लिए हमारे पास नॉट लगाना पड़ेगा हमको नेगेटिव बनाने के लिए, उसको पहले हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, सॉरी पास्ट का सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो हम यहाँ पे वर्ब लिखेंगे अगेन। तो वर्ब हम सेम टू सेम नहीं उतार सकते, क्योंकि जो डू डस डिड है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे डिड की जगह यहाँ पे वेंट की जगह यहाँ पे आएगा आई डिड नॉट डू दैट। आ रहा है समझ में, क्योंकि जो डिड है ये हमको पास का इंडिकेशन ऑलरेडी दे देगा। या तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सेकंड फॉर्म था हमने डू को दे दिया, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। उसी तरीके से अगर वर्ब में एस आई एस और अगर हम डस का यूज कर रहे हैं, तो वर्ब या वर्ब का एस आई एस डस के पास चला गया, तो आपको वर्ब को उसके बेस फॉर्म में लिखना है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। डू किसके साथ लगता है, डस किसके साथ लगता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, जैसे कि डू और डस। यहाँ पे हमारा डू लगेगा आई के साथ, वी के साथ और यू के साथ, और डस लगेगा शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और जो भी एनी नेम।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, पढ़िए जरा। थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं, थोड़ा गला सूख रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे रूल में लिखा है कि टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर से संबंधित जो शब्द है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेंगे। अभी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था, पर वो पास्ट से रिलेटेड था। देखिए टुमारो की जगह था यस्टरडे, नेक्स्ट डे की या वीक की जगह था लास्ट डे। मतलब वो कहीं ना कहीं वो शब्द ही हमको पास्ट का इंडिकेशन दे रहे हैं। मतलब जब हमको सेंटेंस में शब्दों को देख के पता चल रहा है कि बात पास्ट की हो रही है, तो ये किसी और हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे कर सकते हैं जो प्रेजेंट या फ्यूचर का इंडिकेशन देगी। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे जो शब्द है ये हमको इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में बनेगा। तो आपको ये जब वेल नोन थिंग है कि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट जाएगा, तो आप पास या प्रेजेंट तो लगा ही नहीं सकते। दिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कुछ ये शब्द देखे, ये शब्द अगर हमको सेंटेंस में दिखेंगे तो हमारा फ्यूचर। देखिए टुमारो का मतलब होता है कल, डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद वाला दिन, मतलब परसों वाला दिन हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट डे मतलब कल का दिन, कल, अगला हफ्ता, अगला दिन, अगला हफ्ता, अगला मंथ, अगला साल। ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट का इंडिकेशन देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वेंट टेंपल टुमारो टू मीट पूजा। ये टुमारो है, टुमारो का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है यहाँ पे फ्यूचर आएगा। ये वेंट तो हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रहा है, मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई विल मीट, आई विल गो, सॉरी। होप, आशा करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी। आई हैव कंप्लीटेड, सॉरी, आई हैव कलेक्टेड ऑल स्टैम्प्स नेक्स्ट ईयर्स। यहाँ पे हमको दिख गया नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, अगला मतलब आने वाला, आने वाला मतलब फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हमारे पास विल होता है। विल तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई विल कलेक्ट। फ्यूचर के विल के साथ हमेशा वो बेस फॉर्म आती है ना। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लें। देखिए देखिए क्या लिखा है, दो एक्शन, दो एक्शन हुए हैं, पास्ट में हुए, तो पहला एक्शन बनेगा पास्ट परफेक्ट में। अभी हमने एक रूल किया था ये, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा एक्शन बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। उसके कुछ एग्जांपल्स देके रखे हैं यहाँ पे। देखिए डॉक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर
आई हैड रीच्ड देयर, सॉरी डॉक्टर की जगह राहुल लिखा है, सॉरी पढ़िए जरा। राहुल had come out of the office before I had reached there. मैं वहां पे पहुंचता, रीच का मतलब होता है पहुंचना, मैं उससे पहुंचता इससे पहले जो राहुल है वहां पे आ चुका था। पहले कौन आया? राहुल आया, तो राहुल वाला सेंटेंस हेड में जाएगा, तो वो हेड में है, ऑफ कोर्स हेड में, मतलब ये राइट है। उसके बाद जो चीज हुई वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगी, तो क्या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं, यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ से हेड हट जाएगा और रीच्ड। आई होप समझ में आ रहा हो। Before the alarm had stopped ringing, Radhika had completed the task. मतलब अलार्म के बजने से, अलार्म ने बजना उसने रिंग करना बंद किया, इससे पहले राधिका ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो राधिका ने काम पहले कंप्लीट किया, तो राधिका वाला सेंटेंस हेड में जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हेड है, तो ये करेक्ट है। और वो वाला जो सेंटेंस है जो बाद वाला हुआ है वो यहाँ पे आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, यहाँ पे हेड की जगह आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है, तो बच्चों कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, पर हम उसको थर्ड फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जब वहाँ पे एच फैमिली का कोई मेंबर होता है, हैज, हैव या हैड। आप देखो यहाँ से हम हैज एच फैमिली का मेंबर हटा रहे हैं, तो मतलब अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। जो है पेशेंट जो है, यहाँ पे देखो आफ्टर लिखा है, हाँ, जो पेशेंट है वो डॉक्टर के आने के बाद मरा, डॉक्टर पहले आए, पेशेंट बाद में मरा, तो डॉक्टर वाला सेंटेंस जो है हेड में जाएगा, राइट है। और जो पेशेंट है वो बाद में मरा, तो यहाँ पे हेड की जगह सिविल राइट। होप समझ में आ रहा होगा। आई हैड रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन। मैं जो है एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुका था इससे पहले कि एग्जाम स्टार्ट होती, तो मैं पहले पहुंचा, तो मेरा वाला जो सेंटेंस है वो हेड में जाएगा और एग्जाम वाला सेकंड फॉर्म में जाएगा, तो ये हेड में जा रहा है, मैं पहले पहुंचा ना, और जो एग्जाम है वो बाद में स्टार्ट होती, ये हेड जाएगी और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बिगैन आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म बिगैन में जाएगी। होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आज ये 15 रूल्स, कितने 14 रूल्स है यहाँ पे, 14 रूल्स है। अभी कुछ 8-10 रूल हम और करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारे रूल्स आपको, ये जो मैंने दिखाए हैं, ये सारे कॉपी में से लिखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कुछ डाउट्स रहे होंगे, आगे आने वाले जो रूल्स हैं और प्रैक्टिस जो हम करेंगे, हो सकता है आपकी उसमें वो चीज़ें कवर अप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग है ये, तो आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको डाउट कहाँ आ रहा है, पर हाँ हो सकता है कि वो माइंड में मेरे आ जाए, तो मैं कुछ ना कुछ करके उसको आगे आने वाली रिकॉर्डिंग्स जो होंगी उसमें आपको समझाती जाऊंगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। थैंक यू बच्चों, लगे रहिए अपने सपनों के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।